बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चले। सबसे पहले आपको बताएंगे खित्ते में जंग के शोले एक बार फिर भड़क उठे हैं। पासदारान इनकलाब ने आपने हुर्मुज़ ताहुक्म सानी बंद करने का ऐलान कर दिया। ये इक़दाम एक बहरी जहाज पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया है। ईरानी हुकाम के मुताबिक जहाज गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल में ईरान ने खलीजी ममालिक पर जवाबी मिसाइल दाग दिए हैं। पासदारान इनकलाब ने इस्लामी दावा किया है कि उर्दन में वाक़या प्रिंस हसन एयरबेस पर अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने अपने हुर्मुज़ ताहुक्म सानी बंद कर दी है। दुश्मन के अड्डों को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। एरोस्पेस फोर्सेस ने बेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स को तबाह करने का दावा किया है। दूसरी जानिब अमरीकी वेबसाइट एक्सक्यूज ने दावा किया है कि मुतल्लिका कार्गो जहाज अपने हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजर रहा था, जिसे ओमान ने बगैर किसी पाबंदी के खोलने की तजवीज़ दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अपने हुर्मुज़ तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली हुई है। अमरीकी टीवी चैनल NBC को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, हमने रात को ईरान पर बमबारी की है, वो बहुत बीमार ज़हनीत के लोग हैं। ट्रंप ने कहा, उन्होंने कल एक मुआहदे पर इत्तेफाक किया, हमारे लिए ये एक बेहतरीन मुआहदा था, कोई जोहरी प्रोग्राम नहीं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकलने और 1 घंटे के अंदर एक जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। रिपब्लिकन सेनेटर और अपने करीबी साथी लिंडसे ग्राहम की मौत पर गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सेनेटर लिंडसे ग्राहम से हफ्ते की रात उनकी वफात से चंद घंटे पहले फ़ोन पर बात की थी। ट्रंप ने कहा था कि होने वाले होने के अलावा वो बिल्कुल ठीक थे। मेरे ख्याल में ग्राहम की मौत बहुत अचानक हुई और शायद दुनिया से जाने का ये कोई बहुत बुरा तरीका नहीं था। अमेरिका ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की धज्जियां उड़ा दी हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई करते हुए मुतादिद साहिली शहरों में मिसाइल दाग दिए हैं। चाबहार, बोशहर, कशम और बंदर अब्बास शदीद धमाकों से गूंज उठा, जबकि कुनारिक, मिनाब, सीरिक और बोशहर में भी फ़िज़ाई हमलों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने हुर्मुज़ में कब्रिस के परचम बरदार जहाज पर हमला किया। जहाज के 100 बिलियन अमले कारकुन लापता हैं। जहाज में आग लगने के बायस वो अपना सफर जारी रखने के काबिल नहीं रहा था। ईरान को मुफाहमती याददाश्त की पासदारी का एक और मौका दिया गया था। ईरान एक बार फिर इस पर अमल करने में नाकाम रहा है। हमले के जवाब में अमेरिका ईरान पर भारी कीमत आयद कर रहा है। ये हमले अमरीकी सेंट्रल कमांड की हिदायत पर किए जा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने गलत फैसला किया, अब उसे इसके नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने ईरान के खिलाफ 3 रोज़ के दौरान हमलों के तीसरे मरहले में करीबन 140 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी फौज के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ अपने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर होने वाले हमलों के रद्द-ए-अमल में की गई। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कार्रवाई के दौरान ज़मीनी और बहरी अड्डों से परवाज़ करने वाले जंगी तैयारों, ड्रोन्स और अमरीकी बहरी जहाज़ों से जदीद और इंतहाई दुरुस्त हथियार इस्तेमाल किए गए। बयान के मुताबिक हमलों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी असासे, असला गोदाम, मवासिलाती मराकिज़ और साहिली निगरानी के निज़ाम को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज ने कहा कि 3 रातों पर मुश्तमिल उन कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की इस सलाहियत को कमज़ोर करना है, जिसके ज़रिए वो अपने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों और बैनुल-अक़वामी बहरी नक़्ल हमल को ख़तरे में डाल सकता है। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का सूबे में ऑपरेशन शबान जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 4 ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना और ख्वारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 109 ख्वारिज मारे जा चुके। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि खारजियों को फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। हलाक खारजियों के कब्जा से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। बरामद असलहे में M4 राइफल, SMGs, रॉकेट लॉन्चर, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान शामिल है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की आगाज़ हैं।
नाज़रीन, बलूचिस्तान के ज़िला वाशी के इलाके माशकेल में मुसल्लह अफराद ने दुकान पर काम करने वाले 5 मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने कहा फायरिंग से जाँ बहक 5 अफराद सूबे के बाहर से आए हुए थे। ज़रूरी कार्रवाई के बाद मकतूलीन की लाशें आबाई इलाकों को रवाना की जा रही हैं। पुलिस ने कहा माशकेल में फायरिंग के वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि माशकेल में फायरिंग से 5 अफराद के जाँ बहक होने का वाक़या काबिल मज़म्मत है। हुकूमत ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दिया। शाहिद रिंद ने कहा कि बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के गम में बराबर की शरीक है। निहत्ते मजदूरों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, सख्त कार्रवाई होगी। वाश के इलाके माशकील में निहत्ते और बेगुनाह मजदूरों के बेईमाना कत्ल की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना था शहीद होने वाले सिर्फ पंजाबी मजदूर नहीं, पाकिस्तान के शहरी मेहनत कश और हमारे अपने भाई थे। मासूम शहरियों पर हमला किसी एक सूबे या कौमियत पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की वहदत, आइन और रियासत पर हमला है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था आज़ादी की नाम नेहाद तहरीक का लबादा उड़ने वाले दहशतगर्द निहत्ते मजदूरों को निशाना बनाकर अपने मकरू अज़ाइम दुनिया के सामने बेनकाब कर चुके। मीर सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दों का मकसद किसी हक की जिद्दोजहद नहीं बल्कि दहशत, नफरत, खूनरेज़ी और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दुश्मन को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि एकतरफा मुआहदों का दौर खत्म हो चुका। पहले ही खबरदार किया था कि वादे पूरे करो या इसकी कीमत चुकाओ। हकीकत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ईरानी फौज ने कहा अपना हुर्मुज़ में गैर कानूनी रास्ता खोलने के लिए अमरीकी मुदाखलत से बदअमनी हुई। अमरीका को मफाहमती यादाश्त की शिकों पर अमल करना चाहिए। ईरान अपना हुर्मुज़ में ईरानी अवाम के मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरान की पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा है कि हमने ताकत के बलबूते पर आपना हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल किया है और हम इसी ताकत के जरिए इसकी हिफाजत भी करेंगे। आपने हुर्मुज़ सूरत हाल अब पहले जैसी नहीं रहेगी और दीगर ममालिक को इस आबी गुजरगाह से मुतल्लिक ईरान के ज़वाबित और हिदायत का एहतराम करना होगा। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब आपने हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ चुकी है। ईरान इस अहम आबी रास्ते पर अपने असरो रसूख पर जोर दे रहा है जबकि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का मौक़िफ़ है कि आपने हुर्मुज़ एक बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाह है और किसी एक मुल्क को इस पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबिता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने फ्रीकैन पर इस्लामाबाद मुआहदे के तहत कशीदगी कम करने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू में कहा फ्रीकैन इस्लामाबाद MOU के मुताबिक कशीदगी में कमी की राह इख्तियार करें। फ्रीकैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। नाज़रीन, कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कतर के शाही दीवान ने जारी बयान में शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा है कि वो आज सुबह इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह ताला के फैसले और तकदीर पर कामिल ईमान के साथ अमीरी दीवान कौम के अजीम नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करता है। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे हैं। 2013 में शेख हमद ने रज़ाकाराना तौर पर इक़्तिदार बेटे शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हवाले किया। उनके दौर में कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। कतर के साबिक अमीर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कतर जाएंगे। हुकूमती ज़राए ने कहा कि वज़ीर आज़म कतर के साबिक अमीर शेख हमद के इंतकाल पर कतरी क़यादत से इज़हार ताज़ियत और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात भी करेंगे। ज़राए ने बताया कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर अहम शख्सियात भी हमरा होंगी।
जंग किसी भी मसले का हल नहीं। भारत पाकिस्तान से जंग में मिलने वाली जिल्लत का बदला लेना चाहता है। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था, दुनिया को बताना है इस मुल्क के अवाम भारतीय आबिजारियत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर पीने के लिए पानी ना मिले तो जंग के सिवा कोई हल नहीं रहा जाता। ये लड़ाई सिर्फ सियासी अस्करी क़यादत की नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी की है। मुल्क भर में दरिया सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम का भरपूर एहतजाज। पाकिस्तान के आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौम एक आवाज़ बन चुकी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा कि अवाम ने साबित कर दिया दरिया सिंध पर कोई समझौता कबूल नहीं है। दरिया सिंध हमारी बका, मईशत और आने वाली नस्लों का मुश्तरका सरमाया है। आज के अवामी एहतजाज ने वाज़ेह कर दिया कि पानी पर हर पाकिस्तानी मुत्तहिद है। अभी आपको बताएंगे, लाहौर समेत मुल्क भर में मॉनसून के नए धुआंधार स्पेल की एंट्री हो गई है। सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह सवेरे जमकर बादल बरसे हैं। शादरा, रावी रोड, माल रोड, केनाल, मॉडल टाउन, कसूर और दीगर इलाकों में बादलों ने खूब रंग जमाया। बरसते बादलों ने जल थल एक कर दिया। ठंडी हवाओं ने गर्मी का जोर भी तोड़ डाला। मानसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल होते ही मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है। गुजरात के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि हाफिजाबाद, डस्का और वजीराबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। NDMA ने खबरदार किया है कि मानसून बारिशों के बायस शुमाली इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खतरा भी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना नौजवान और नए चेहरे शामिल करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। नए शामिल होने वाले अरकान को वज़ीर ममलिकत के ओहदे दिए जाने का इम्कान है। मेहनती और मुतहर्रिक और नताइज देने वाले अरकान को आगे लाने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ वफाकी वज़ारतों की कारकर्दगी पर अदम एतमानान का इजहार किया। बरामदात में खातिर खा इजाफा न होने पर वज़ीर-ए-आज़म को तशवीश है। शहबाज शरीफ ने चावल, आलू और फलों की बरामदात में मतलूबा नताइज हासिल न होने पर इज़हार बरहमी किया। वज़ारत आबी वसाइल की कारकर्दगी से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गैर मुतमईन हैं। कौमी खजाने पर बोझ कम करने के लिए बाज़ वज़ारतों में इस्लाहात लाने पर भी गौर किया गया। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास हुआ है। प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के डिजिटल मैकेनिज्म का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब कर ली हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने और ट्यूशन सेंटर की डिजिटल मैपिंग के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने पैफ सादसा की तनख्वाहों की अदायगी के लिए डिजिटल पेमेंट लाजमी करार दी है। मरियम नवाज ने इजलास से गुफ्तगू में कहा, 1,38,000 पैफ सादसा के अकाउंट खोले जाएंगे, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इख्तिराई ज़राए आमदन पर जामे प्लान तलब कर लिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे इस्लामाबाद में, जहां पे नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। Upheld the dignity of women through both his teachings and examples. He affirmed their rights to education, property, inheritance, enterprise, and participation in the society. Excellencies, ladies and gentlemen, the Constitution of Pakistan guarantees equality before the law and directs to ensure the full participation of women in every sphere of national life. This is the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Today, I feel a deep sense of pride when I see Pakistani women standing shoulder to shoulder with men in every walk of life in building our great nation, Pakistan. We are investing in girls' education, entrepreneurship, dignity and honor, digital literacy and financial inclusion, because we believe that empowering women is among the smartest investment any nation can make. Excellencies, ladies and gentlemen, the OIC has already laid a strong foundation through the OIC Plan of Action for the advancement of women and the Women Development Organization. Our responsibility now
is to transform commitments into measurable progress. Today, our hearts remain with the courageous women and children of Palestine, particularly in Gaza, who continue to endure unimaginable suffering. We also cannot remain indifferent to the suffering of women in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, who continue to endure grave human rights violations. Likewise, we urge the interim authorities in Afghanistan to resolve and restore the fundamental rights of Afghan women and girls to education, employment, and meaningful participation in national life, rights that are fully consistent with the true teachings of Islam. Excellencies, ladies and gentlemen, tomorrow we will come together to deliberate on issues of profound importance to the women and the girls of the Muslim world. I am confident that our discussions will further strengthen cooperation, foster the exchange of experiences, and contribute to meaningful outcomes that benefit our all member states of OIC. This evening, however, is an opportunity to set aside our formal deliberations and celebrate the rich diversity, shared values, and enduring bonds that unite all of us as an ummah. It is also an occasion to experience the warmth of Pakistan's hospitality and the richness of our cultural heritage. I hope this evening provides an opportunity to build new friendships, renew old ones, to strengthen the spirit of partnership that lies at the heart of OIC. Excellencies, ladies and gentlemen, once again, on behalf of Prime Minister of Pakistan, Mian Mohammad Shahbaz Sharif, and the government of Pakistan and the people of Pakistan, I warmly welcome you all to Pakistan and wish you a memorable stay in Islamabad, a productive conference, and every success in our deliberations. May Allah Almighty bless our efforts, unite our hearts, and guide our ummah towards greater justice, peace, and shared prosperity. I thank you all. Pakistan Zindabad. Pakistan OIC Partnership Zindabad. आपको बताएं कि इस्लामाबाद में नवीं OIC कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन के मौका पर सकाफ़ती शाम व इशाइया मुनाकिद किया गया, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार खिताब कर रहे थे। उनका कहना था, एक औरत पर सरमायाकारी दरअसल आने वाली नस्लों पर सरमायाकारी है। इस्लाम ने 1400 साल कबल औरत को बुनियादी हकूक़ दिए हैं। रुकन मुल्कों के वज़रा, आला हुकाम और आलमी तंजीमों के नुमाइंदों को इस्लामाबाद में खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना सिर्फ एक तबके की तरक्की नहीं बल्कि पूरी कौम की मजबूती है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का नया मरहला शुरू कर दिया गया है। डेडलाइन खत्म, अब गिरफ्तारियां, मुल्क बदरी और सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों को दी गई मोहलत खत्म होने के बाद वफाकी हुकूमत ने कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक बगैर वीज़ा पाकिस्तान में मुकीम हर अफगान शहरी को फौरी गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा, जबकि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देने या किराए पर रिहाइश फराहम करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। रावलपिंडी समेत पंजाब में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फाइनेंसिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की गई कि इस डाटा की मदद से गिरफ्तारियां तेज की जाएं। विफाकी वजारत दाखिला को रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों की रिपोर्ट इरसाल की जाएगी, जिसमें गिरफ्तार किए गए बगैर वीज़ा अफगान शहरियों की तादाद, जारी कार्रवाइयों की तफसीलात और ज़ेर हिरासत अफराद की मौजूदा सूरत हाल शामिल होगी। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ, आलमी सतह पर आवाज़ें उठने लगीं। अफगानिस्तान में ख़वातीन के साथ बदतरीन सलूक पर आयरिश वज़ीर इंसाफ जिम ओकलाघन ने अफगान तालिबान रजीम को आड़े हाथों लिया। आयरिश वज़ीर ने कहा कि अफगान तालिबान ख़वातीन की आज़ादियाँ सल्ब करने के लिए बदस्तूर सिनफी तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ओसेलवी सहाफ़ी आना कोरियन ने तालिबान रजीम के ख़वातीन मुखालिफ इक़दामात को इम्तियाज़ी करार देते हुए उन्हें ख़वातीन के खिलाफ जंग करार दिया।
بیرون ممالک دوروں کے دوران بھارت کی ہزیمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اقلیتوں پر بڑھتے ہوئے مظالم نے نام نہاد عالمی رہنما کے دعوے دار مودی کی بین الاقوامی حیثیت کو مٹی میں ملا دیا۔ مودی کے دورہ آسٹریلیا سے قبل ہی انسانی حقوق کی تنظیموں کا مودی کی اقلیتوں پر بدترین مظالم کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں بھارتی دراندازی بند کرو اور مودی واپس جاؤ جیسے بینرز موجود تھے۔ مودی کے دورہ آسٹریلیا کے دوران انسانی حقوق کی تنظیموں کے احتجاج نے بھارت میں اقلیتوں پر بربریت کا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ بھارتی جریدہ انڈیا ٹوڈے کے مطابق آسٹریلیا میں مودی کی آمد کے چند گھنٹوں بعد ہی آسٹریلوی شہری نے ہوٹل میں داخل ہو کر نعرے بازی کی۔ آسٹریلوی باشندے نے مودی کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے کہا کہ یہ آسٹریلیا ہے، ہمیں مزید بھارتی نہیں چاہیے، یہ ملک آسٹریلوی شہریوں کے لیے ہے۔ دوسری جانب طاقتور سمندری طوفان باوی چین کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا ہے۔ حکام کے مطابق طوفان کا پھیلاؤ قریباً 1000 کلومیٹر تک ہے، جو فرانس کے رقبے کے برابر بتایا جا رہا ہے۔ اگرچہ باوی کی شدت کم ہو کر کیٹیگری 1 رہ چکی ہے، تاہم طوفان کے ساتھ موجود شدید نمی کے باعث موسلادھار بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ برقرار ہے۔ لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ایک ہفتے کے دوران چین سے ٹکرانے والا یہ دوسرا بڑا سمندری طوفان ہے۔ چینی حکام نے مشرقی ژینجیانگ اور شمال مشرقی فوجیان صوبوں میں غیر معمولی بارشوں کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر حفاظتی اقدامات کیے۔ طوفان کے باعث اسکول، دفاتر اور بیرونی سرگرمیاں معطل، جبکہ 400 سے زائد پروازیں اور درجنوں ٹرین سروسز بھی منسوخ کی گئیں۔ طوفان باوی نے جاپان کے دور دراز جزائر کو متاثر کیا، جہاں شدید ہواؤں کے باعث ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ فیفا کے صدر نے کہا کہ مستقبل میں فیفا ورلڈ کپ میں شریک ٹیموں کی تعداد 48 سے بڑھا کر 64 کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ورلڈ کپ صرف 2 براعظموں کے لیے نہیں بلکہ اس میں شرکت کا خواب دیکھنا ہر کسی کا حق ہونا چاہیے۔ سوئس نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں جیانی نے کہا 64 ٹیموں پر مشتمل ورلڈ کپ کی تجویز متعلقہ فیفا کمیٹیوں میں زیر غور آئے گی۔ انہوں نے کہا ورلڈ کپ صرف یورپ اور جنوبی امریکہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ ہر ملک کو ورلڈ کپ میں شرکت کا خواب دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ ان کے مطابق دنیا بھر میں فٹ بال کا معیار مسلسل بہتر ہو رہا ہے، اور اگر چھوٹے ممالک کو ورلڈ کپ میں کھیلنے کا موقع نہ دیا جائے تو ان کے لیے مزید ترقی کی ترغیب بھی کم ہو جائے گی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیر اہتمام ورلڈ کپ کے جامع اور بھرپور تیاریوں کے سلسلے میں پاکستان سینئر مینز نیشنل ہاکی ٹیم کا خصوصی تربیتی کیمپ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا۔ قومی کوچنگ اسٹاف کے براہ راست نگرانی میں جاری کیمپ کا محور ایک ایسا ہاکی پرفارمنس ماڈل ہے جس میں جدید سپورٹس سائنس، تکنیکی مہارت اور اسٹریٹجک پلاننگ کو یکجا کیا گیا ہے۔ کوچز کھلاڑیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، ان کی انفرادی تکنیک کو درست کرنے، ٹیکنیکل سوجھ بوجھ کو تیز کرنے اور ٹیم کی مجموعی حکمت عملی کو مضبوط بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ ہر سیشن کو اس انداز میں ترتیب دیا گیا ہے کہ کھلاڑی دباؤ کی صورتحال میں بہترین فیصلے اور میچ فٹنس برقرار رکھ سکیں۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی